हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। मेरी एनर्जी देखकर आपको मेरे एक्साइटमेंट लेवल का अंदाजा तो लग ही गया होगा। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि फाइनली नीट 2022 का रिजल्ट आ गया है एंड आई एम विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स अदिति, जिन्होंने नीट 2022 में 685 का स्कोर अचीव किया है। सच एन अमेजिंग स्कोर। सो आज हम अदिति से इंटरैक्ट करने वाले हैं, उनकी इस जर्नी के बारे में जानने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रगल उनको फेस करनी पड़ी, क्या इजी लगा, क्या डिफिकल्ट लगा, कैसे उन्होंने नीट 22 की तैयारी करी है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अदिति। अदिति प्लीज, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच एन अमेजिंग स्कोर। कैसा लग रहा है आपको? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्रिपेयर किया था 2 इयर्स में, तो बहुत खुशी हो रही है जो स्कोर है। बहुत खुशी हो रही है एंड नो डाउट आपके पेरेंट्स भी वो धरती से पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, राइट? तो अदिति, आपने कितना टाइम तैयारी करी है नीट 22 की? मैम मैंने क्लास 12 के साथ ही प्रिपेयर किया है, 2 इयर्स की मैंने। वाओ, 12 के साथ 685 का स्कोर, दैट इज सो अमेजिंग अदिति। तो बहुत सारे हमारे नीट एस्पिरेंट्स, नो डाउट आप तो जानती हैं नीट एस्पिरेंट के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, तो मैं वही कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और आपकी जो गाइडेंस है वो नो डाउट हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। तो अदिति, एक बात बताइए कि जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो आपके पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या रही? मैम पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट किया था, फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स अटेम्प्ट किया था। उसमें सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट किया था और जो सेक्शन ए बी होता है वो लास्ट में अटेम्प्ट किया था। ओके, तो बायो में आपने कितना टाइम लगाया लगभग? मैम बायो में मैंने 45 मिनट्स दिए थे और फिर केमिस्ट्री और 30 मिनट्स में और फिजिक्स बाकी जो 1 आवर था उसमें किया। नो डाउट फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है। तो बायो पहले नियरली 40-45 मिनट्स में, उसके बाद 30-35 मिनट्स में केमिस्ट्री एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत इजीली फिजिक्स को दे सकते हैं। अदिति, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने पेपर में? मैम मैंने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। यू वर सो कॉन्फिडेंट कि आपको डर नहीं लगा कि नेगेटिव हो जाएगा। यू वर सो वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ग्रेट। अदिति, एक बात बताइए कि आपका दिन भर का रूटीन क्या रहता था? मैम मेरा रूटीन था कि जब 6 AM से मेरी क्लास रहती थी 12 तक, तो वो क्लास करती थी, फिर उसके बाद आने के बाद जो क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज करती थी, फिर कुछ खाना खा लिया, कुछ रेस्ट कर लिया, कुछ उसके बाद फिर दोबारा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता था या फिर वही रिवाइज करना रहता था, जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था वो सब रिवाइज करते थे और फिर डिनर करते थे और फिर मतलब पढ़ना ही रहता था ऐसे मोस्टली। तो रात को कितनी देर तक पढ़ाई करते थे आप यूजुअली? रात को 11 तक करते थे क्योंकि सुबह 6 बजे की क्लास अटेंड करनी होती थी। ओके, और जब आप ब्रेक लेते थे तो ब्रेक में क्या करते थे? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ब्रेक में गाने सुन लेते हैं और जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वही गाने उनके दिमाग में चलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ब्रेक कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं या उसको कैसे स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपना ब्रेक कैसे स्पेंड करती थी? मैम ब्रेक में कभी कभी ऐसा होता था कि आप वॉक कर लेते थे या फिर थोड़ी सी नैप ले लेते थे, पर कभी कभी और क्योंकि वो थोड़ी सी नैप तो हो नहीं पाती, वो लंबी हो जाती है, राइट? हाँ कभी कभी, और मम्मी पापा से बात कर लिया, ये सब रहता था ब्रेक में। मम्मी पापा से बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हौसला रहता है और आपका भी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बना रहता है, नो डाउट। अच्छा, एक बात बताइए अदिति, नीट की तैयारी में कौन कौन सी बुक्स आपने रेफर करी हैं? मैम नीट के लिए तो मैंने ऐसे कोई NCERT से प्रेफर की थी और जो क्लास में नोट्स पढ़ाते थे वो सब मैं रिवाइज करती थी, बस यही। तो कोई एक्स्ट्रा बुक किसी भी सब्जेक्ट में आपने कोई एक्स्ट्रा बुक रेफर करने की आपको ज़रूरत ही नहीं लगी? मतलब अगर कोई बच्चा अपनी क्लास के जहाँ पे पर भी वो पढ़ रहा है, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा है चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा है, अगर वो अपने क्लास के नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले और वो NCERT है ना, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, अगर वो NCERT अपनी अच्छी थरली कर ले तो नीट में बहुत अच्छे से वो मचाने वाला है, राइट? ओके अदिति, एक बात बताइए कि सब्जेक्ट वाइज अगर थोड़ी सी बात करें तो आप हमारे बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए कि बायो कैसे पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैम इनऑर्गेनिक में इतने एक्सेप्शंस हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, हम कहाँ तक लर्न करें, तो थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बच्चों को गाइड कीजिए। मैम बायोलॉजी में तो NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी रहती है और उसे बार बार रिवाइज करने से वो हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बायो में आपने यूज़ करी लर्न करने के लिए चीज़ों को? हाँ मैंने हाइलाइटर यूज़ किए थे डिफरेंट टाइप्स के, तो आपने मतलब उनको हाईलाइट कर लो जो मेन पॉइंट्स हैं, फिर उन्हें बाद में आप रिवाइज करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो वो मैंने यूज़ किया था। और बायो में तो बस NCERT पे मेन फोकस था और केमिस्ट्री में जो था
फिज़िकल के लिए भी इस बार जो क्लास के नोट्स थे बस वो रिवाइज़ करती थी और न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, और बस ये रहता था, मतलब सब कुछ 100% देना रहता था। अब फोकस 100% करना रहता था हर काम पे। और फिज़िकल ये हो जाती थी केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक जो थी उसमें, ऑर्गेनिक में ना मुझे वही क्लास के नोट्स जो थे वो रिवाइज़ करने थे, और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सॉल्व किए थे, और ये ऑर्गेनिक का हो जाता था, और बस रिवाइज़ करना रहता है, सारी चीज़ें सॉल्व करनी मतलब रहती हैं। रिवीजन कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप रिवीजन एकदम लास्ट मोमेंट तक रख रहे कि मैं बाद में जाकर रिवाइज करूंगा। रिवीजन हमेशा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, राइट? Yes, ma'am. इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ा आपने? इनऑर्गेनिक में ना पहले तो है ना मैंने क्लास के नोट्स ही रिवाइज़ किए थे, क्योंकि उसी से समझ में आता है आपको कंसेप्ट। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी पे गई थी, और उसमें मैंने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, फिर उससे मैंने जो है वो पढ़ा था, क्योंकि एनसीईआरटी पे सीधा जाते हैं तो फिर वो समझ नहीं आता है। राइट। तो पहले आपने नोट्स पढ़े और फिर उसके बाद आपने yes, ma'am, एनसीईआरटी पढ़ी है। फिजिक्स में क्या अप्रोच रही आपकी? फिज़िक्स में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जाते हैं, पर ऐसा होता है, मैंने क्या किया था कि मैंने कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। जो क्लास में पढ़ाते हैं वो नोट्स को बार बार रिवाइज किया था, उनमें कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझा था, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो अब हर उस कंसेप्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। ओके, मतलब ध्यान आपको पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पर देना है, और अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो फिर न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं गलती करते हैं, जैसे कि अदिति ने कहा कि वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल एक बार बस रीड कर लिया, फॉर्मूला लर्न कर लिया, या इक्वेशन है तो वो लर्न कर लिया, और फिर न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनको जो अटक जाते हैं बाद में जाकर, राइट अदिति? अच्छा अदिति, एक बहुत मतलब हमारे नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं, या आपके साथ भी ये हुआ होगा कि तैयारी करते वक्त बहुत बार ऐसा वो लो टाइम आता है ना, जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, जब लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई ड्रॉप ले रहा है तो वो और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे टाइम रहे हैं? यस मैम, कभी मार्क्स कम आते थे तो डिमोटिवेट तो होते ही हैं, हर कोई आप उससे कैसे डील करते थे? मैम उससे सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो आपको वो सजेशन देंगे कि ये तो एक ही टेस्ट था ऐसा, तो ये सब करेंगे, और फिर आप खुद ही समझेंगे कि यार अभी तो और भी है, आगे और करना है, और अच्छा कर सकते हैं। इसमें मिस्टेक्स ढूंढिए, फिर उन्हें आप मिस्टेक्स देखेंगे तो आपको अच्छा पता लगेगा कि ये मिस्टेक आगे नहीं करनी है। तो मतलब टेस्ट जो हम मॉक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने क्या मिस्टेक करी है। भाई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो अगले टेस्ट में आपको उस हिसाब से ध्यान में रखना है। अगर आपने केयरलेस मिस्टेक रखी है तो फिर दिमाग में होगा कि मैं केयरलेस मिस्टेक कर चुका हूँ लास्ट टेस्ट में, तो अभी मुझे हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना है, राइट? तो वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या फील हो रहा था आपको? मैम ऐसे प्रिपरेशन तो हो गई थी सारी। आप रिलैक्स थे या आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा था अगले दिन का? मैम मैं रिलैक्स थी, क्योंकि सब कुछ हो चुका था, मैंने पढ़ लिया था, तो ऐसा अच्छा फील हो रहा था, तो मैं रिलैक्स थी, पर थोड़ा सा टेंस तो थी। सही, थोड़े से टेंशन में थे। ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन तो होना भी चाहिए, बट क्योंकि आपकी तैयारी पर आपको कॉन्फिडेंस था इसलिए आप रिलैक्स थे। क्या उस एग्ज़ाम हॉल में, उस एनवायरनमेंट में आपको प्रेशर फील हुआ? यस मैम, प्रेशर फील हुआ था, क्योंकि टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट लगा? यस मैम, थोड़ा सा उसको कैसे डील किया आपने? उसको ऐसा रहता है कि टेंशन तो हर किसी को एग्जाम में होता है, पर आप खुद को काम करना रहता है, क्योंकि टेंशन से पेपर दोगे तो वैसे ही खराब जाएगा। तो आप अच्छे से पेपर देंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, बस अभी तो पेपर पे फोकस करना रहता है। बिल्कुल सही। मतलब अब वो कहते हैं ना, ओखली ने सर दे दिया तो वो तो दे ही दिया है, आग में तो आप कूद ही चुके हो, तो अब तो बर्दाश्त करना ही होगा। तो वो सोच कर कि भाई अब तो पेपर हम दे ही रहे हैं, तो रिलैक्स होकर पेपर देना है आपको, बहुत कामली पेपर देना है। टेंशन होगी, एनवायरनमेंट बड़ा प्रेशर वाला होता है तो वो फील होगा आपको, लेकिन आपको अपने आप को बहुत काम रखना है कि जो भी होगा, डन माई बेस्ट इन माई प्रेपरेशन, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, राइट अदिति? अदिति, एटीपी स्टार की टीम का आपकी प्रेपरेशन में क्या रोल रहा? मैम एटीपी स्टार को मैंने सबसे पहले जो है ऐसे यूट्यूब पे देखा था, तो मुझे अच्छा फील हुआ था, क्योंकि टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे, तो उस प्रिपरेशन में टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया था, और सारे जो पेपर्स थे, डीपीपीस थे, वो भी बहुत हेल्प किया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी प्रिपरेशन में। ओके, तो इन सब का आपको लगता है कि बहुत एक अच्छा मेजर रोल रहा है आपके सक्सेस में। ग्रेट। अदिति, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, तो लास्ट आप कुछ बच्चों को स्पेशल टिप्स अगर देना चाहें, बताना चाहें कैसे वो अपनी जर्नी को और आसान कर सकते हैं?
मैम टिप्स यही देना चाहूँगी कि आप जो अपना गोल डिसाइड करते हैं वो आपको 100% उस पर ना फोकस देना चाहिए, और आपको फोकस के साथ हर चीज़ करनी चाहिए, रिवाइज करना चाहिए चीज़ों को, और अपने आप पे बिलीव करना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए हमें फिर जो उसमें चाहिए रहता है, जो मेहनत लगती है, वो हमको देनी चाहिए उसमें। मतलब बीइंग फोकस इज द की, राइट? तो अगर आप फोकस्ड हैं, आपको अपने गोल के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और आपका रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही आउटस्टैंडिंग होगी। अदिति, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। नो डाउट आपने आज जो भी चीज़ें बताई हैं वो जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत हेल्प करेगी। ATP स्टार की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ATP स्टार की पूरी टीम सारे नीट एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट विश करती है। अपनी आंखों में अपने सपने रखिए, अपनी प्रेपरेशन पर, अपने आप पर हौसला रखिए और आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। गुड लक, थैंक यू सो मच।